हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस चैनल पर। और आज अक्षय तृतीया है और आज ईद भी है। तो आप सभी लोग को हमारी तरफ से अक्षय तृतीया और ईद पर खूब ढेर सारी शुभकामनाएं। आप दिन दुगुना रात चौगुना उन्नति करें, आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें। यही हमारी तरफ से आपका आशीर्वाद आपके लिए रहेगा और हमारी यही इच्छा भी रहेगी कि आप जल्द से जल्द कामयाब हो और अपने हर एक लक्ष्य को जीवन में प्राप्त करें। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं। आज जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि हम विलेयता के बारे में आज जानेंगे। विलेयता क्या होता है, किसी भी पदार्थ की विलेयता को हम कैसे डिफाइन करेंगे। मान लीजिए यह एक बीकर है और इसमें जल भरा हुआ है और इसमें हम नमक यानी NaCl क्या कर रहे हैं, घोल रहे हैं और टेम्परेचर को फिक्स कर ले रहे हैं। मान लीजिए कि 20 डिग्री सेल्सियस का क्या है, टेम्परेचर है। तो जब हम इसमें NaCl घोलते जाएंगे, थोड़ा सा डाला घुल गया, फिर डाला फिर घुल गया, ऐसे करते करते एक वक्त ऐसा आएगा कि अब NaCl का इसमें घुलना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। यानी यह जो विलयन है, यह जो जल है, यह जितना NaCl इस टेम्परेचर पर घोल सकता था उतना अधिकतम क्या कर लिया है, घोल लिया है। और वही NaCl की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है, वही इस जल के लिए NaCl का नमक का क्या कहलाएगा, विलेयता कहलाएगा। कैसे डिफाइन करेंगे इसको, निश्चित ताप पर, निश्चित ताप इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि टेम्परेचर अगर चेंज होगा तो सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। निश्चित ताप पर किसी निश्चित विलायक में, अब विलायक के लिए भी निश्चित शब्द का प्रयोग किया गया है, इसका मतलब कि अगर विलायक भी चेंज होता है तो पदार्थ की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे कि विलेयता किन किन चीजों पर निर्भर करती है। तो किसी निश्चित विलायक के एक निश्चित मात्रा में किसी पदार्थ के घुलित अधिकतम मात्रा को उस पदार्थ की विलेयता कहते हैं। क्या बोलेंगे, निश्चित ताप पर किसी निश्चित विलायक के एक निश्चित मात्रा में किसी पदार्थ के घुलित अधिकतम मात्रा को उस पदार्थ की विलेयता कहते हैं। और जब भी किसी विलयन में कोई पदार्थ अधिकतम मात्रा में, अपने अधिकतम मात्रा में घुला हुआ होता है तो ऐसे विलयन को हम संतृप्त विलयन कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो आपको विलेयता समझ में आया, सॉल्युबिलिटी समझ में आया। इसे व्यक्त किसमें करते हैं, तो जनरली इसे हम व्यक्त करते हैं ग्राम प्रति लीटर में या मोल प्रति लीटर में। जैसे अगर कहा जाए कि 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर सोडियम क्लोराइड का जल में विलेयता 250 ग्राम प्रति लीटर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 1 लीटर जल लेंगे तो उसमें NaCl के मैक्सिमम 250 ग्राम ही घुल सकते हैं, इससे अधिक नहीं। या अगर मैं कहूं कि 10 मोल प्रति लीटर किसी टेम्परेचर पर किसी पदार्थ की विलेयता है, तो इसका मतलब यह हो गया कि उस निश्चित विलायक का अगर 1 लीटर लिया जाएगा तो पदार्थ का, उस निश्चित पदार्थ का अधिकतम 10 मोल ही उसमें क्या हो सकता है, घुल सकता है। तो विलेयता क्या होता है और इसे किसमें व्यक्त करते हैं, समझ में आया। आगे चलकर हम देखेंगे कि गैसों की द्रव में विलेयता को हम मोल प्रभाज के रूप में भी व्यक्त करते हैं, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। आइए अब हम पढ़ते हैं विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। तो विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। उसमें सबसे पहला है विलायक और
विलेय की प्रकृति, विलायक और विलेय की प्रकृति। इसके लिए यह एक नियम है कि समान समान को घोलता है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। इसके लिए एक साधारण सा नियम है कि समान समान को घोलता है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ध्रुवीय यौगिक है तो वह ध्रुवीय विलायक में विलय होता है, और यदि अध्रुवीय यौगिक है तो वह अध्रुवीय विलायक में विलय होता है। यदि ध्रुवीय यौगिक है, पोलर कंपाउंड है, तो वो किस में विलय होगा? ध्रुवीय विलायकों में, ध्रुवीय विलायक में। जैसे जैसे आपका जल हुआ, जल एक क्या है? ध्रुवीय विलायक है। और यदि अध्रुवीय यौगिक है, अध्रुवीय यौगिक, तो यह किस में विलय होगा? अध्रुवीय विलायक में। जैसे नॉर्मल ऑक्टेन हुआ, क्लोरोफॉर्म हुआ इत्यादि। ध्रुवीय यौगिक ध्रुवीय विलायक में, अध्रुवीय यौगिक अध्रुवीय विलायक में क्या होता है? विलय होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं ले लूं, हमने कहा NaCl, ठीक है, तो यह एक ध्रुवीय यौगिक है, तो यह जो है जल में यानी H2O में क्या होगा? विलय होगा। लेकिन अगर इसी को मैं कहूं कि क्या NaCl नॉर्मल ऑक्टेन में विलय है क्या? तो नहीं, क्योंकि यह ध्रुवीय है और यह क्या है? अध्रुवीय। इसी प्रकार से अगर मैं कहूं कि बेंजीन, तो बेंजीन जो है एक अध्रुवीय यौगिक है, तो यह नॉर्मल ऑक्टेन यानी अध्रुवीय विलायक में क्या होगा? विलय होगा। लेकिन वही कहा जाए कि क्या बेंजीन जल में विलय होगा? तो नहीं, क्योंकि बेंजीन अध्रुवीय यौगिक है और जल क्या है? ध्रुवीय विलायक है। तो ध्रुवीय यौगिक ध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं और अध्रुवीय यौगिक अध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं। अब हम जानते हैं कि यौगिकों को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक है आयनिक यौगिक और एक है सहसंयोजक यौगिक। आप 11th में रासायनिक आबंधन में, केमिकल बॉन्डिंग में आप पढ़े हैं कि मुख्य रूप से हम कंपाउंड्स को उनके केमिकल बॉन्डिंग के आधार पर दो वर्गों में डिवाइड कर सकते हैं, आयनिक कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड। आयनिक यौगिक और सहसंयोजक यौगिक। तो आयनिक यौगिक जो होते हैं यह ध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं, ध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं। आयनिक यौगिक जैसे सोडियम क्लोराइड हुआ, पोटेशियम नाइट्रेट हुआ, कैल्शियम क्लोराइड हुआ, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हुआ इत्यादि। ये सब जो है आयनिक यौगिक है। तो आयनिक यौगिक जो होते हैं वो ध्रुवीय विलायकों में क्या होते हैं? विलय होते हैं। कुछ आयनिक यौगिक ऐसे हैं जो ध्रुवीय विलायकों में अविलय होते हैं। कुछ, यह डिपेंड करता है दो चीजों पर। आयनिक यौगिकों के जल योजन ऊर्जा, हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस ऊर्जा, लैटिस एनर्जी। अब ये जल योजन ऊर्जा क्या है? तो एक मोल आयन का जल योजन होने पर, एक मोल आयन का जल योजन होने पर जितनी ऊर्जा निर्मुक्त होती है उसी को हम क्या कहते हैं? जल योजन ऊर्जा कहते हैं। लैटिस ऊर्जा क्या है? हम जानते हैं कि आयनिक यौगिकों में आयनिक क्रिस्टल जालक होता है जिसको हम लैटिस जालक बोलते हैं,
और 1 मोल आयनिक यौगिकों के इस लैटिस जालक को तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको हम क्या कहते हैं, लैटिस ऊर्जा। या यूं कहें कि अगर 1 मोल सोडियम क्लोराइड ठोस यौगिक लें और उस 1 मोल में जो आयन है उनको गैसियस स्टेट में ला दें, यानी आयनिक क्रिस्टल जालों को क्या करें, तोड़ दें, तो इसके लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर होगी उसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं, लैटिस एनर्जी कहते हैं। अब जब हम किसी आयनिक यौगिक को जल में घोलते हैं तो अगर वो जल में घुल रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी जलयोजन ऊर्जा लैटिस ऊर्जा से क्या है, अधिक है। हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से क्या है, अधिक है। जब भी किसी आयनिक कंपाउंड की हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से अधिक होगी तो वह जल में क्या हो जाएगा, ध्रुवीय विलायकों में क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिनमें, आयनिक कंपाउंड ऐसे हैं जिनकी लैटिस ऊर्जा, लैटिस एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी से क्या है, अधिक है। जैसे आप सिल्वर क्लोराइड को ले लें, सिल्वर ब्रोमाइड को ले लें, बेरियम सल्फेट को ले लें। ये आयनिक कंपाउंड हैं लेकिन ये जल में ध्रुवीय विलायक में क्या है, अविलेय है। क्या रीजन है इसका, क्योंकि इनकी लैटिस एनर्जी जो है वो हाइड्रेशन एनर्जी से क्या है, अधिक है। अब हम बात करते हैं सहसंयोजक यौगिक की। अब सहसंयोजक यौगिकों को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक है ध्रुवीय यौगिक और एक अध्रुवीय यौगिक। एक है ध्रुवीय यौगिक और एक क्या है, अध्रुवीय यौगिक। तो जो ध्रुवीय यौगिक होगा, जैसे मान लीजिए HCl। अब ध्रुवीय यौगिक क्या होते हैं, HCl का ही एक एग्जांपल ले लेते हैं। हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी साझेदारी के इलेक्ट्रॉन युग्म को खींचने की क्षमता अधिक होती है हाइड्रोजन से। तो ये जो साझेदारी का इलेक्ट्रॉन युग्म है यह थोड़ा सा डिस्प्लेस होकर क्लोरीन की तरफ चला जाता है, जिसकी वजह से इस पर आंशिक ऋणावेश और इस पर आंशिक धनावेश आ जाता है। तो यह एक डाइपोल बन जाता है और इस डाइपोल का एक डाइपोल मोमेंट होता है। तो जब भी किसी सहसंयोजक अणु का एक डाइपोल मोमेंट होता है तो उसे ध्रुवीय यौगिक कहते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण होता है तो उसे ध्रुवीय यौगिक कहते हैं। और अगर द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है तो उसे अध्रुवीय यौगिक कहते हैं, जैसे आपका मेथेन CH4। तो अगर वो ध्रुवीय यौगिक होगा तो वह ध्रुवीय विलायक हो, यानी जैसे जल में क्या होगा, विलय होगा। लेकिन अगर अध्रुवीय यौगिक होगा तो वह जल में विलय नहीं होगा, वह अध्रुवीय विलायक में ही क्या होगा, विलय होगा। तो आप लोगों को समझ में आया कि विलायक और विलय की प्रकृति पर कैसे किसी पदार्थ की, किसी विलेय पदार्थ की विलेयता निर्भर करती है। तो अगर नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करें और इसको नोट करें। तो मैं नेक्स्ट बताऊंगा कि विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन है। नोट हो गया, मिटाएं, ओके। चलिए थोड़ा सा एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसी पर आधारित। मान लीजिए कि हमने विलायक लिया नॉर्मल ऑक्टेन को, जो कि एक क्या है, अध्रुवीय विलायक है। कैसा विलायक है, अध्रुवीय विलायक है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है। और कुछ कंपाउंड हमने दे दिया, जैसे पोटेशियम क्लोराइड, मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल साइनाइड, साइक्लोहेक्सेन, और हमने कहा कि इन यौगिकों की नॉर्मल एक्टेन में विलेयता के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इन यौगिकों का नॉर्मल एक्टेन में विलेयता के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ट्राई कीजिए अपने आप से, वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आप से ट्राई कीजिए
कि सबसे अधिक कौन इसमें सॉल्युबल होगा नॉर्मल एक्टेन में, सबसे कम कौन होगा, क्रम क्या होगा। एक बार खुद से ट्राई कीजिए, कोशिश कर रहे हैं, ट्राई किया, मैं लगाऊं, बताओ। ओके, तो देखिए ये एक अध्रुवी विलायक है। चलिए सबसे पहले हम KCl पर चर्चा करते हैं। तो KCl पोटेशियम क्लोराइड यह तो एक आयनिक यौगिक है, यह एक आयनिक कंपाउंड है, और ये तीनों जो है मिथाइल अल्कोहल, सॉरी CH3 यहां पर होगा, ठीक है, यहां पर क्या होगा CH3, मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल साइनाइड, साइक्लोहेक्सेन। ये कैसे हैं, ये हैं आपके कोवैलेंट कंपाउंड, कोवैलेंट कंपाउंड। तो कोवैलेंट कंपाउंड यानी सहसंयोजक यौगिक है। अब इसमें से देखना है कि कौन ध्रुवी है और कौन अध्रुवी है। तो ध्यान दीजिए साइक्लोहेक्सेन, जब भी आप हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं तो हाइड्रोकार्बन कैसे होते हैं, साइक्लोहेक्सेन क्या है, ये एक हाइड्रोकार्बन है, और हाइड्रोकार्बन कैसे होते हैं, अध्रुवी, नॉन पोलर। लेकिन अगर हम मिथाइल अल्कोहल की बात करें, मिथाइल साइनाइड की बात करें, तो इसमें आप देख रहे हैं ऑक्सीजन कार्बन से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर नाइट्रोजन कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, डिफरेंट है, तो यहां पर द्विध्रुव अगुण बन जाता है। तो इसलिए ये दोनों कंपाउंड कैसे हो गए, ध्रुवी यानी पोलर कंपाउंड हो गए। समझ में आया। तो ये आयनिक कंपाउंड है, तो आयनिक कंपाउंड तो अध्रुवी विलायकों में क्या होते हैं, अविलेय होते हैं। तो सबसे कम विलेयता किसकी हो जाएगी, KCl की। और ये क्या है, अध्रुवी है, और अध्रुवी यौगिक अध्रुवी विलायकों में क्या होते हैं, विलेय होते हैं। तो सबसे अधिक विलेयता किसकी हो जाएगी, साइक्लोहेक्सेन की हो जाएगी। अब बात करते हैं मिथाइल अल्कोहल और मिथाइल साइनाइड में। तो यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डाइपोल बन रहा है, और यहां पर कार्बन और नाइट्रोजन के बीच डाइपोल बन रहा है। अब आप खुद सोच के बताइए कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है, ऑक्सीजन की। नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से क्या है, कम है। तो इसकी ध्रुवता क्या होगी, अधिक होगी, और इसकी ध्रुवता क्या होगी, कम होगी। यानी यह अधिक ध्रुवी होगा और यह क्या होगा, कम ध्रुवी होगा। अगर अधिक ध्रुवी है तो यह अध्रुवी विलायक में इसकी विलेयता क्या होगी, कम होगी, और अगर कम ध्रुवी है तो अध्रुवी विलायकों में इसकी विलेयता क्या होगी, अधिक होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि नॉर्मल एक्टेन में इन सभी यौगिकों की विलेयता के बढ़ते हुए क्रम अगर व्यवस्थित करें तो सबसे कम विलेयता KCl की, उससे अधिक मिथाइल अल्कोहल की, उससे अधिक मिथाइल साइनाइड की, और सबसे अधिक साइक्लोहेक्सेन की। ओके, समझ में आया। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं कि ताप कैसे डिपेंड करता है, ताप पर कैसे डिपेंड करता है पदार्थ की विलेयता। जैसा कि डिफिनीशन में बताया गया था, विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक में दूसरा पढ़ेंगे हम ताप, टेम्परेचर। हमने क्या बताया कि जब हम कोई भी विलायक लेंगे और उसमें कोई विलेय पदार्थ घोलेंगे तो घोलते जाएंगे, तो एक सिचुएशन ऐसा आएगा कि अब विलेय पदार्थ का घुलना बंद हो जाएगा। तो इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, इस अवस्था में जो विलयन है उसको हम क्या बोलते हैं, संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन, संतृप्तता की अवस्था में, ठीक है, संतृप्तता की अवस्था में आपका सिस्टम जो है, निकाय जो है, विलयन जो है, वो साम्य अवस्था में रहता है। किस अवस्था में रहता है, साम्य अवस्था में रहता है। विलेय और विलायक मिलाने से विलयन बन रहा है। सैचुरेशन की स्थिति में ये जो सिस्टम है, ये जो विलयन है, वो किस अवस्था में रहता है, साम्य अवस्था में रहता है। तो आप 11वीं क्लास में आप पढ़े होंगे, एक वैज्ञानिक का नाम पढ़े होंगे
ला सातिलिए, जिन्होंने साम्यावस्था को विस्थापित, साम्यावस्था के विस्थापन से संबंधित इन्होंने नियम दिया था। और इन्होंने ये बताया था कि जब भी हम साम्यावस्था को डिस्टर्ब करेंगे जब, ठीक है, किन्हीं कारकों के द्वारा, तो साम्यावस्था सदैव उस दिशा में विस्थापित होती है, साम्यावस्था सदैव उस दिशा में विस्थापित होती है जिससे कि उस परिवर्तन का विरोध हो सके, जिससे कि उस परिवर्तन का विरोध हो सके। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर हम विलेय को विलायक में घोल रहे हैं तो दो सिचुएशन हो सकता है। या तो यह प्रक्रम उष्मा शोषी हो सकता है, एंडोथर्मिक, या फिर यह प्रक्रम क्या हो सकता है? उष्मा क्षेपी हो सकता है, एक्सोथर्मिक। या तो एंडोथर्मिक हो सकता है या क्या हो सकता है? एक्सोथर्मिक। अब मान लो कि विलेय और विलायक को मिलाने पर जो विलयन तैयार हो रहा है, यह प्रक्रम एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, प्रोसेस है, रिएक्शन नहीं प्रोसेस है, उष्मा शोषी प्रोसेस है, उष्मा शोषी प्रक्रम है। यानी इसमें उष्मा क्या हो रही है? अवशोषित हो रही है। इधर से इधर जाने पर क्या हो रहा है? उष्मा का अवशोषण हो रहा है। तो अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएं, टेम्परेचर को बढ़ाएं तो ताप बढ़ रहा है, तो साम्यावस्था उस दिशा में विस्थापित होगी जिससे कि परिवर्तन का क्या हो सके? विरोध हो सके। तो ताप बढ़ रहा है तो साम्यावस्था उस दिशा में विस्थापित होगी जिधर उष्मा का क्या हो रहा हो? अवशोषण हो रहा हो। जिधर उष्मा का क्या हो रहा हो? अवशोषण। क्योंकि टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो उष्मा का जब अवशोषण होगा तो इस टेम्परेचर के बढ़ने का क्या हो रहा है? विरोध हो रहा है। यानी अगर उष्मा शोषी विलेय और विलायक का मिलना जो है उष्मा शोषी प्रक्रम है, तो अगर हम ताप को बढ़ाएंगे तो विलेयता बढ़ेगी, विलेयता बढ़ेगी, क्योंकि हमारी साम्यावस्था जो है विलयन की तरफ विस्थापित होगा। लेकिन यदि उष्माक्षेपी है, यदि प्रक्रम कैसा है? उष्माक्षेपी है, यानी विलेय और विलायक को जब आपस में मिला रहे हैं और विलयन जब तैयार हो रहा है तो उष्मा का क्या हो रहा है? अवशोषण हो रहा है। उष्मा का क्या हो रहा है? उत्सर्जन हो रहा है। तो उष्मा का जब उत्सर्जन हो रहा है तो इस कंडीशन में अगर हम ताप को बढ़ाएं तो साम्यावस्था उस दिशा में विस्थापित होगी जिधर उष्मा का क्या हो रहा हो? अवशोषण हो रहा हो। तो इस दिशा में तो उष्मा क्या हो रही है? उत्सर्जित हो रही है। तो इस दिशा में क्या हो रहा होगा? उष्मा का अवशोषण हो रहा होगा। यानी विलयन इधर विलेय और विलायक में टूटने लगेगा, यानी विलेय का विलायक में घुलना क्या होगा? कम होने लगेगा। यानी विलेयता क्या होने लगेगी? घटने लगेगी। ताप बढ़ाने पर विलेयता कैसी हो जाएगी? कम होने लगेगी। समझ में आ रहा है? विलेय और विलायक का आपस में मिलना और मिलके विलयन का बनना, ये दो तरीके से हो सकता है। या तो उष्मा शोषी प्रक्रम होगा या फिर उष्मा क्षेपी प्रक्रम होगा। या तो उष्मा शोषी या फिर क्या होगा? उष्मा क्षेपी प्रक्रम होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम उष्मा शोषी की बात करें तो इसमें आ जाता है पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड। ये ऐसे यौगिक है कि जब हम इनको जल में घोलते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है? घटता है। यानी यह एक क्या है? उष्मा शोषी प्रक्रम है। तो इसका जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड, इनकी विलेयता क्या होगी? बढ़ेगी। वही अगर उष्मा क्षेपी की बात करें तो जैसे NaOH का जल में घुलना, KOH का, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इत्यादि का, इनका जल में घुलना क्या है? कैसा प्रक्रम है? उष्मा क्षेपी प्रक्रम है। तो अगर इस सिचुएशन में अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इनकी विलेयता क्या होगी? घटेगी। समझ में आ रहा? ताप पर कैसे डिपेंड करेगा विलेयता? कि यदि विलेय और विलायक के मिलने से जो विलयन बन रहा है, यदि यह प्रक्रम उष्मा शोषी है
तो ला सातेलिए के नियम के अनुसार अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो साम्यावस्था अग्र दिशा में विस्थापित होगी, यानी विलेय और विलायक में घुलेगा, यानी विलेयता बढ़ेगी। लेकिन अगर ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है तो ताप बढ़ाने पर साम्यावस्था पश्च दिशा में विस्थापित होगी, यानी विलेय का विलायक में घुलना कम होता जाएगा, यानी विलेयता क्या होगी, घटेगी। समझ में आ रहा है? तीसरा प्रभावित करने वाला जो कारक है वह है दाब, प्रेशर। तो देखिए, ठोस का द्रव में घुलना या द्रव का द्रव में घुलना, इसमें विलेयता दाब पर बहुत ज्यादा निर्भर नहीं करती है, लगभग नहीं के बराबर। यानी दाब का ठोसों की विलेयता पर या द्रव की विलेयता पर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, नहीं के बराबर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ठोस या द्रव कंप्रेसिबल नहीं है, संपीड्य नहीं है। लेकिन गैस की अगर हम बात करें, गैस का द्रव में घुलने की अगर बात करें तो यह दाब पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि दाब डालकर गैस को हम क्या कर सकते हैं, बहुत ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। संपीड्यता का गुण गैसों में बहुत अधिक पाया जाता है। तो गैसों की विलेयता पर दाब का प्रभाव पड़ता है, और यह जो दाब का प्रभाव है गैसों की विलेयता पर, वह हेनरी नियम के द्वारा जाना जाता है। हेनरी नियम जो है वह गैसों की विलेयता पर दाब के प्रभाव को ही बताती है। तो हेनरी नियम क्या है, ठीक है, और कैसे दाब गैसों की विलेयता को प्रभावित करता है, हेनरी नियम का अनुप्रयोग कहां कहां पर है, ये सब आपको अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। उम्मीद करता हूं कि आज का आपको ये लेक्चर बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे एनर्जी मिलेगी और मैं एक के बाद एक बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो आपके लिए बनाने का पूरा प्रयास करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल वेल्थ।